अगर आज आपकी सैलरी आते ही मतलब खत्म हो जाती है, अगर ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स और लोन्स आपको रात को सोने नहीं देते, और अगर आप सोचते हैं कि मैं मेहनत तो करती हूँ फिर भी पैसा क्यों नहीं बचता, तो आज की यह चर्चा शायद आपके लिए ही है। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है डेव रैमसे की द टोटल मनी मेकओवर। हमारे पास उस पर आधारित कुछ नोट्स हैं। और देखिए, पहले ही साफ कर दूं, ये कोई रातों रात अमीर बने टाइप की चीज नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन स्रोतों का मकसद ही कुछ और है, बहुत गहरा है। ये असल में हमारे फाइनेंशियल जीवन को पूरी तरह से रीसेट करने की बात करते हैं। ओके। जी। और इस पूरी चर्चा की जो नींव है वो एक बहुत ही सरल लेकिन शायद थोड़ा विवादास्पद विचार पर टिकी है। किताब का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि पैसे की समस्या गणित से नहीं बल्कि व्यवहार से ठीक होती है। अच्छा। मतलब प्रॉब्लम आपकी एक्सेल शीट में नहीं है, आपकी आदतों में है। और हमारी पूरी बातचीत मुझे लगता है इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए, तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। इन नोट्स में सबसे पहली और बड़ी बात जो कही गई है वो है कर्ज मतलब डेट को लेकर हमारा नजरिया। लेखक का एक बहुत ही सीधा बयान है, डेट इज नॉर्मल बट नॉर्मल इज ब्रोक। मतलब आज के समाज में कर्ज लेना इतना आम हो गया है कि हमें उसमें कुछ गलत ही नहीं लगता। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। क्रेडिट कार्ड रखना वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लेटेस्ट फोन ईएमआई पे लेना स्मार्टनेस माना जाता है। हाँ, और कार लोन तो जैसे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। सही बात है। समाज ने हमें सिखाया है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नजरिया है या इसका कोई वास्तविक नुकसान भी है? मतलब अगर लोग अपनी ईएमआई समय पर चुका रहे हैं तो समस्या क्या है? नहीं, समस्या है। समस्या यह है कि ये बाद में चुका देंगे वाली जो मानसिकता है ना, ये हमारी भविष्य की कमाई को आज ही खा जाती है। इसे ऐसे समझिए, हर ईएमआई आपके भविष्य के उस वेतन पर एक दावा है जो आपने अभी तक कमाया भी नहीं है। अच्छा। आप आज की एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए अपने कल की मेहनत को आप कह सकते हैं गिरवी रख रहे हैं। ये एक अदृश्य बोझ है जो लगातार आपके दिमाग पर रहता है और आपको कभी भी सच में आजाद महसूस नहीं करने देता। बिल्कुल। आप अपनी नौकरी से नफरत कर सकते हैं लेकिन आप उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ईएमआई की तारीख आ रही है। एग्जैक्टली। यही वो जाल है जिसकी किताब बात करती है। ये सुनने में ही बहुत भारी लगता है। मुझे लगता है कई लोग इस पॉइंट पे आके शायद हार मान लेते होंगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये जाल बहुत बड़ा है। तो क्या वाकई इससे निकलने का कोई प्रैक्टिकल रास्ता है? हाँ, और यहीं पर इस किताब का सबसे शक्तिशाली और मैं कहूँगा सबसे ज्यादा बहस वाला कॉन्सेप्ट आता है, जिसे डेट स्नोबॉल विधि कहा गया है। मैंने इसके बारे में सुना है और सच कहूं तो ये हमेशा मुझे थोड़ा अजीब लगा है। इसके कदम तो सीधे हैं, सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाओ, उन्हें सबसे छोटी रकम से सबसे बड़ी रकम के क्रम में लगाओ, सब पर मिनिमम पेमेंट करते रहो और अपनी पूरी ताकत उस सबसे छोटे वाले कर्ज को खत्म करने में लगा दो। लेकिन एक मिनट, कर्जों को सबसे छोटी रकम से लगाना है, ब्याज दर से नहीं। जी। ये तो हर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के खिलाफ है। इससे तो लोगों को असल में ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ये कैसे सही हो सकता है? मैं जानता था आप ये सवाल जरूर पूछेंगी। ये तो गणित के हिसाब से सरासर गलत फैसला है। आप बिल्कुल सही हैं। अगर हम सिर्फ एक कैलकुलेटर लेके बैठें तो ये तरीका बेवकूफ़ी भरा लगता है। गणित के हिसाब से तो सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले लोन को पहले खत्म करना चाहिए, जिसे डेट एवलांच विधि कहते हैं। राइट। लेकिन यहीं पर हमें उस शुरुआती विचार पर वापस आना होगा। पैसे की समस्या गणित से नहीं, व्यवहार से ठीक होती है। ठीक है, तो फिर मुझे इसका मनोविज्ञान समझाइए। ये अव्यावहारिक गणित काम कैसे करता है? सोचिए, कोई कर्ज के पहाड़ के नीचे दबा है, वो हताश है। अगर वो सबसे बड़े सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन पर हमला करता है तो शायद उसे चुकाने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। इतने लंबे समय तक बिना किसी जीत के लड़ते रहना, ज्यादातर लोग बीच में ही हिम्मत हार जाते हैं। सही बात है। लेकिन डेट स्नोबॉल विधि आपको एक क्विक विन देती है। मान लीजिए आपका सबसे छोटा कर्ज 15,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल है। आप अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और उसे 3 महीने में चुका देते हैं। ओके। जिस दिन वो बिल 0 होता है ना, आपको एक जबरदस्त मानसिक जीत मिलती है। आपको महसूस होता है, वाह, मैंने कर दिखाया। ये सिर्फ एक कर्ज खत्म नहीं हुआ, आपके दिमाग से एक बोझ हट गया। अच्छा। और ये छोटी सी जीत आपको वो आत्मविश्वास और ऊर्जा देती है जो अगले थोड़े बड़े कर्ज से लड़ने के लिए जरूरी है। किताब का तर्क है मोटिवेशन मैथमेटिक्स। बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पैसे चुकाने की प्रक्रिया नहीं है, ये आत्मविश्वास बनाने और एक मोमेंटम पकड़ने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। वो छोटा सा स्नोबॉल, वो छोटा सा स्नोबॉल जब पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है
तो नीचे आते आते वो एक विशाल रूप ले लेता है। ठीक है, अब ये थोड़ा समझ में आ रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल हैक की तरह है ताकि लोग मैदान छोड़कर भाग ना जाएं। लेकिन इस रास्ते पर एक और खतरा है। हाँ। मान लीजिए किसी ने 2 छोटे लोन चुका दिए और तभी अचानक कार खराब हो गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब तो वापस क्रेडिट कार्ड ही उठाना पड़ेगा। सारी मेहनत बेकार। बहुत जरूरी सवाल है, और इसीलिए किताब का बेबी स्टेप 1 डेट स्नोबॉल शुरू करने से भी पहले आता है, और वो है एक शुरुआती इमरजेंसी फंड बनाना। डेव रैमसे का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एन इमरजेंसी फंड टर्न्स अ क्राइसिस इनटू एन इनकन्वीनियंस। मतलब एक इमरजेंसी फंड एक बड़े संकट को सिर्फ एक छोटी मोटी असुविधा में बदल देता है। स्रोत में 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए के शुरुआती फंड की बात की गई है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है, जो इंसान पहले से ही कर्ज में डूबा है, वो इतनी बड़ी रकम कैसे बचाएगा? और क्या ये रकम आज के जमाने में काफी है? देखिए, ये जो शुरुआती फंड है, ये आपकी सारी समस्याओं का समाधान नहीं है। ये एक बफर है, एक फायरवॉल है। ओके। इसका मकसद ये नहीं है कि आप 6 महीने बिना नौकरी के रह सकें। इसका एकमात्र मकसद है आपको किसी छोटी मोटी अप्रत्याशित मुसीबत के आने पर वापस कर्ज के जाल में गिरने से बचाना। जैसे टायर फट गया। हाँ, टायर फट गया, एसी खराब हो गया। ये फंड इसीलिए है, ये आपको आपके डेट स्नोबॉल के रास्ते पर बनाए रखता है। और हाँ, इसे बनाना मुश्किल है। इसके लिए शायद कुछ महीनों तक बाहर खाना पीना, शॉपिंग सब बंद करना पड़ेगा। ये एक कड़ा अनुशासन है। जी बिल्कुल। जुड़ा किताब का सबसे साहसिक नियम है जिसपे मुझे सबसे ज्यादा शक है। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई बाय नाउ पे लेटर नहीं। उनका मानना है इफ यू कांट बाय इट इन कैश यू कांट अफोर्ड इट। लेकिन क्रेडिट कार्ड के बिना आज के जमाने में काम कैसे चलेगा? ऑनलाइन शॉपिंग, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, ट्रैवल बेनिफिट्स और सबसे जरूरी एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाना, क्या इन सब फायदों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना समझदारी है? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। ये नियम आज की दुनिया में बहुत कठोर, बहुत टफ लगता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये सलाह किसके लिए। अच्छा। ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने समय पर पूरा चुका देता है। ये सलाह उस व्यक्ति के लिए है जो कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। किताब का तर्क है कि ऐसे व्यक्ति के लिए क्रेडिट कार्ड रखना वैसा ही है जैसे किसी शराबी को बार में बैठा देना, कि वो पुरानी आदतों में वापस चला जाएगा। तो ये एक तरह की रिकवरी प्रक्रिया है, एक डिटॉक्स। बिल्कुल, ये एक डिटॉक्स है। इसका लक्ष्य रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाना नहीं, बल्कि अपने पैसों पर पूरा नियंत्रण वापस पाना है। ओके। जब आप डेबिट कार्ड या कैश से भुगतान करते हैं, तो आप सिर्फ वो पैसा खर्च कर सकते हैं जो आपके पास वास्तव में है। ये आपको आपकी सीमाओं में रहना सिखाता है। बाय नाउ पे लेटर हमें तुरंत संतुष्टि देता है, लेकिन साथ में एक मानसिक बोझ भी। सही बात है। सोचिए, आपके दिमाग में हमेशा 10-12 छोटे-छोटे ब्राउजर टैब खुलें। फोन की ईएमआई, फ्रिज की ईएमआई, छुट्टियों के लोन की ईएमआई, ये आपकी कितनी मानसिक ऊर्जा खत्म करते हैं। बिना ईएमआई वाली जिंदगी शायद शुरू में उबाऊ लगे, लेकिन ये एक ऐसा सुकून देती है जिसकी कोई कीमत नहीं। तो जब हम इन सभी चीजों को जोड़कर देखते हैं, डेट स्नोबॉल का अजीब गणित, इमरजेंसी फंड की जरूरत और क्रेडिट कार्ड से पूरी तरह दूरी, तो हम उस कड़वी सच्चाई पर पहुंचते हैं जिसका जिक्र स्रोत में बार बार किया गया है। समस्या हमारी कम सैलरी नहीं, बल्कि हमारी आदतें हैं। हाँ, और वो आदतें हैं दिखावा करना, शो ऑफ, बिना सोचे समझे खरीदारी, इम्पल्स बाइंग, और सबसे बढ़कर दूसरों से तुलना करने वाली जीवन शैली। मेरे दोस्त ने नया फोन लिया है तो मुझे भी लेना है, पड़ोसी नई कार ले आए अब हमें भी बदलनी पड़ेगी। ये सोच ही उस आग को हवा देती है जो हमें कर्ज की ओर धकेलती है। हम उन लोगों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते, उन चीजों पर जो हमें चाहिए भी नहीं। और ये बात हमें वापस हमारी चर्चा के शुरुआती बिंदु पर ले आती है। ये मनी मेकओवर असल में एक माइंडसेट मेकओवर है। बिल्कुल, जब तक व्यवहार और आदतें नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आप एक लोन चुकाएंगे, लेकिन अगर आपकी दिखावे की आदत नहीं गई तो आप कोई दूसरा उससे भी बड़ा लोन ले लेंगे। एकदम सही। ये एक चक्र है जिसे केवल अपनी मानसिकता बदलकर ही तोड़ा जा सकता है। और एक बार जब कोई इस चक्र को तोड़ देता है, सारे कर्ज खत्म कर देता है। 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर का एक बड़ा इमरजेंसी फंड बना लेता है, तब असली दौलत बनाने का काम शुरू होता है। अच्छा। तब किताब भविष्य निर्माण के कदमों की बात करती है, जैसे अपनी आय का 15% निवेश करना म्यूचुअल फंड्स के जरिए, बच्चों की शिक्षा की योजना बनाना, और अगर होम लोन है तो उसे समय से पहले चुकाना,
ये वो कदम है जो आपको सच में वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। इस पूरी विचारधारा को स्रोत के एक अंतिम प्रेरक उद्धरण के साथ समेटा जा सकता है। लिव लाइक नो वन एल्स टुडे सो यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स टुमारो। और इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है आज शायद आपको अपने दोस्तों से अलग जीना पड़े। जब वो लेटेस्ट गैजेट्स EMI पर खरीद रहे हों, तब आप अपनी पुरानी कार चला रहे होंगे और अपना कर्ज चुका रहे होंगे। जब वो हर वीकेंड बाहर महंगी पार्टियों में जा रहे हों, तब आप घर पर रहकर अपना इमरजेंसी फंड बना रहे होंगे। ये आज की जिंदगी मुश्किल लग सकती है, त्याग करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन ये त्याग इसलिए है ताकि कल आप एक ऐसी जिंदगी जी सकें जैसी कोई और नहीं जी सकता। एक तनाव मुक्त, कर्ज मुक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटे तो किसी के लिए भी पहला व्यावहारिक कदम क्या होना चाहिए? ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो बस बैठकर एक ईमानदार बजट बनाना होगा, ताकि ये पता चले कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। बिल्कुल, बिना बजट के आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। बजट बनाने के बाद डेट स्नोबॉल विधि का पालन करते हुए सबसे छोटे कर्ज पर हमला करना। और साथ ही एक छोटा ही सही पर एक इमरजेंसी फंड जरूर शुरू करना। ये 3 कदम ही किसी की भी वित्तीय दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अलग और कुछ मामलों में मैं कहूँगी कट्टरपंथी नजरिया है पैसों को देखने का। और अंत में श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो स्रोत के अंतिम वाक्य पर आधारित है। वेल्थ इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। मतलब धन भाग्य से नहीं, अनुशासन से आता है। पर यहां एक सवाल उठता है। ये सोचना दिलचस्प है कि क्या अनुशासन का मतलब सिर्फ खर्चों पर नियंत्रण रखना और खुद को चीजों से वंचित करना है, या इसका मतलब कुछ और भी है? शायद अनुशासन अपने भविष्य के आप को आज के आप से ज्यादा महत्व देने की ताकत है। ये आज की छोटी छोटी इच्छाओं को ना कहने की हिम्मत है, ताकि आप अपने कल के बड़े सपनों को हाँ कह सकें।